बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। तुम इन सीक्रेट एजेंटों की फितरत से वाकिफ नहीं हो, वरना ये तजवीज़ पेश न करते। वीरा ने संजीदगी से कहा। पुराने और गाग एजेंट अपनी गर्दन कटवा लेते हैं, लेकिन अपने मिशन से कभी गद्दारी नहीं करते। चीफ की असलियत का इंकिशाफ इसे हैरत और सदमे से जरूर दो चार कर देगा, लेकिन वो फिर भी हमें डबल क्रॉस करने की कोशिश करेगा। ये एक मफरूजा है, हमें इसे तोड़ने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। सुल्तान शाह ने इसरार किया। ये कोशिश नाकाम साबित हुई तो हम बहुत बड़े खसारे में चले जाएंगे। इस बहस को वहीं समेटने के लिए मुझे दखल अंदाजी करनी पड़ी। इसका इश्तियाल इतना ज्यादा नहीं है कि वो अपने चीफ की असलियत से वाकिफ होने के बाद खुली बगावत पर उतर आए। हमारी तरफ से राब्ता होते ही वो समझ लेगा कि जेफ मिलर के ऑपरेटर्स के बारे में इसके चीफ का नजरिया दुरुस्त था। अपनी गलती का एहसास होने पर वो फितरी तौर पर इसका अजाला करने और रास अलमेडा की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि हमें अपने तावन का यकीन दिलाकर किसी चुंगल में फांस ले। ये मत भूलो कि इस तरह वो दो मकासद हासिल कर सकता है, रास अलमेडा से बेहतरीन मुफाहमत और अपने करीबी दोस्त जेफ मिलर के कत्ल या अजियतों का इंतकाम। एक बार इन लोगों को ऑपरेटर्स के बारे में हकीकत का इल्म हो गया तो हम इनके अजाइम के बारे में कुछ भी नहीं जान सकेंगे। गहरी आर्ट को नजरअंदाज करके हम हर एतबार से फायदे में रहेंगे। ये मत भूलो कि अभी जेफ मिलर हमारे कब्जे में है। ब्लैक हॉक का अहम नाम भी हमारे इल्म में आ चुका है, वीरा ने जवाब दिया। अमेरिकन कौंसिल खाने के किसी अफसर का कोड मालूम होता है, शायद वही रास अलमेडा और इसके साथियों के दरमियान राब्ते और पैगाम रसानी का जिम्मेदार है, ताकि रास अलमेडा गैर जरूरी तौर पर अपने आदमियों के सामने न आ सके। खाली नाम जानने से क्या फर्क पड़ता है? सुल्तान शाह बेपरवाही से बोला। कराची की आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है। इतनी बड़ी आबादी में ब्लैक हॉक का सुराग लगाने में दांतों पसीना आ जाएगा। ये तो ऐसा ही है जैसे समंदर में लाल दवा का एक कतरा टपकाने के बाद इसे दोबारा तलाश करने की कोशिश की जाए। ने कोई चुभता हुआ जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि मैंने आंख मारकर इसे खामोश कर दिया और रसानियत से कहा, हमारा असल हदफ ब्लैक हॉक नहीं, रास अलमेडा है। वैसे ब्लैक हॉक तक पहुंचना भी इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा अगर तुम ये बात जहन में रखो कि ब्लैक हॉक एक सफेद फार्म बल्कि अमेरिकन मर्द है, तो कराची की सारी मुकामी आबादी बाहर हो जाती है। अमेरिकनों में से भी औरतों और बच्चों को खारिज कर दो तो मुश्किल चंद 100 अफराद रह जाएंगे। इन पर काम करना पूरा शहर खंगालने से कहीं ज्यादा आसान है। तुम अपने दिल के अरमान पूरे कर लो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इतना बता दूं कि अमेरिकनों का पीछा करना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। हमारे लिए ये काम सिर्फ अव्वल खान कर सकता था और इसे तुम्हारी गिरफ्तारी पर ममूर कर दिया गया है। मुझे तो अब ये खेल बहुत लंबा होता हुआ नजर आ रहा है। सुल्तान शाह के लहजे में बेजारी औद कारई थी। अव्वल खान से दोस्ती होने से पहले भी डैनी शी के खिलाफ बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल करता रहा है। वीरा इस मर्तबा बोले बगैर न रह सकी। हो सकता है कि जेफ मिलर ही जरा तशद्दुद के बाद ब्लैक हॉक का पूरा शजरा उगलता चला जाए। तुम रास अलमेडा के बारे में जरूरत से ज्यादा मुबालगे का शिकार हो रहे हो। फैसला हो गया, मैंने गजाला का हाथ थाम कर अपनी जगह छोड़ते हुए कहा। फिलहाल गहरी हार्ट को भूल कर नताइज का इंतजार किया जाएगा। अब हम दोनों नादरा के पास जा रहे हैं। इसका बंदोबस्त होने तक तुम दोनों अमनो सुकून से इसी कमरे में महसूर रहोगे, किसी भी किस्म के शोर शराबे और मार दाड़ के बगैर। तुम बेफिक्र होकर इस मुसीबत को टालने की कोशिश करो। सुल्तान शाह फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अभी तो वीरा खानम की बैटरी वैसे ही डाउन है, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैं हंसता हुआ वीरा के कमरे से निकल गया। गजाला मेरे पीछे थी। दरवाजा बंद करके गजाला लपक कर मेरे बराबर आ गई और धीमे लहजे में मुस्तफराना लहजे में बोली, क्या आपको पूरा यकीन है कि नादरा आसानी के साथ यहाँ से निकलने पर आमादा हो जाएगी? मेरी कोशिश तो यही होगी, मैंने रुक कर कहा। आगे अल्लाह मालिक है, तुम्हारे जहन में कोई मुतबादल तजवीज हो तो वो भी बता दो, ताकि मैं एक ही मर्तबा इस मसले को इसके अंजाम तक पहुंचा दूं। मेरे पास कोई मुतबादल तजवीज नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ कि नादरा का यहाँ रुकना खतरनाक साबित हो सकता है। वीरा ने जब से इसकी एक झलक देखी है, मुसलसल इसके खिलाफ जहर उगल रही है। मुझे डर है कि नादरा को ये रात इस छत के नीचे गुजारनी पड़ी तो वीरा इससे लड़ पड़ेगी। वीरा को इस अजनबी औरत से क्या प्रकाश है? इसने मेरा साथ देने का फैसला करके बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। सब कुछ मालूम हो जाने के बाद इसे
इसे इस ख्याल में नहीं रहना चाहिए कि इसने आपके लिए कोई कुर्बानी दी है। इन लोगों के अज़ाइम खुलकर सामने आ चुके हैं। वो नादरा को सुनहरे ख्वाब दिखाकर अपना खिलौना बनाना चाह रहे थे। इसे आपका एहसानमंद होना चाहिए कि आपने इसे जलीलो ख्वार होने से बचा लिया है। मालूम होता है वीरा ने नादरा के बारे में तुम्हारी भी ब्रेन वॉशिंग की है। मैंने इसकी झील जैसी गहरी आंखों में झांकते हुए कहा, वो नादरा से क्यों इतनी भड़की हुई है? गजाला ने मेरे आखिरी सवाल को टालना चाहा, लेकिन मुझे दाल में काला नजर आ रहा था। मैं अड़ गया और गजाला को खिफत अमेज मुस्कुराहट के साथ एतराफ करना पड़ा। आप जानते हैं कि वीरा जिद्दी तबीयत की मालिक है। जिस बात के पीछे पड़ जाती है इसे नहीं भूलती। इसकी राय है कि नादरा जैसी औरतें मशकूक किरदार की हामिल होती हैं और मर्दों को अपनी तरफ मतवज्जो करने की हैरतनाक मकनातीसी सलाहियत रखती हैं। सच पूछे तो वो मुझे भी नादरा के खिलाफ उकसाती रही है। वीरा को शुबा है कि अभी वो अपनी मतलूबा अदाएं दिखाकर अपना मेल जोल बढ़ा रही है और फिर अचानक ही आपके गले का हार बन जाएगी। ये शिकायतें तुम्हें तो हो सकती हैं, वीरा इस बारे में अपना सर क्यों खपा रही है? मैंने नादरा और बशीर के मुरासम के बारे में अपने शुकूक शुबात का इजहार किए बगैर हैरत से पूछा। गजाला हंस पड़ी, ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं? मैं तो ये देख देख कर लुत्फ अंदोज होती रहती हूँ कि कभी कभी वो मुझसे भी बढ़ चढ़कर आप पर अपना हक जताती रहती है और आपको इसे नजरअंदाज कर जाते हैं। ये आपका और वीरा का मामला है, मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ? गजाला की हंसी में मासूमियत और चेहरे पर सादगी थी। इसने जो कुछ कहा नेक नीति से कहा था, लेकिन मैं इसके वो फिक्रे सुनकर सन्नाटे में आ गया। इतनी तवील रफाकत में इसने पहली बार मेरे और वीरा के तल्लक के बारे में कोई ऐसी चुभती हुई बात कही थी जो मेरी कमजोरियों की तरफ इशारा कर रही थी। मैंने जज्बाती होकर मजबूती से गजाला के दोनों शाने थाम लिए और तेज सरगोशी में कहा, देखो गजाला, ये हम दोनों के मुख्तसर सी कायनात के बहुत ज्यादा निजी मामलात हैं। तुम वीरा को अच्छी तरह जानती हो और समझती हो। तुम्हारी हौसला अफजाई की वजह से मैं इसकी बहुत सी बातें पी जाता हूँ। वीरा हो या नादरा, इनके बारे में असल अहमियत तुम्हारी राय की है। मैं वीरा को अपनी निजी जिंदगी में दखल अंदाज होने की इजाजत नहीं दे सकता। वो बेचारी आपकी निजी जिंदगी में कहाँ दखल अंदाज हो रही है? नादरा के बारे में इसने मुझसे बहुत खुलकर बातें की, लेकिन नादरा की तरफ से मेरा दिल भी साफ नहीं था। FM माइक्रोफोन पर मैंने अपने कानों से सुना था कि वो आपसे बेतकल्फी की ख्वाहां थी। इसे क्या जरूरत थी कि आपको आप जनाब के बजाय तुम से मुखातब करने की दावत दे? हो सकता है कि मैं अब तक ये जरा सी बातें भूल चुकी होती, लेकिन वीरा ने अपने दिल की बढ़ा से निकालकर इन वसवसों को ज्यादा जहरनाक बना दिया है। इसके बारे में मेरी और वीरा की सोच एक है, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं दरगुजर की कायल हूँ, वो शिद्दत इजहार पर आमादा है। काश तुमने मुझे पहले ही ये सब बता दिया होता तो मैं नादरा के घर का रुख तक न करता, मैंने मजरूह आवाज में कहा। वो मुंह पर हाथ रखकर धीमे से हंस पड़ी। अब आप बिला वजह संजीदा हो रहे हैं। अरे भाई, वीरा ने ये बातें आपके जाने के बाद की थी, मैं आपको कब बताती? वीरा तो यहाँ तक कह रही थी कि नादरा फ्लैट में रही तो वो किसी भी वक्त बीम गन से इसके दिमाग में एक काली सुरंग बना देगी। वीरा पर लानत भेजो, मैंने चिल्लाकर कहा। ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो? वो अचानक मेरे सीने से लिपट गई और मुंह छुपा के मिनमिनाती हुई आवाज में बोली, जिस रास्ते पर शुकूको शुबहात के कांटे बिखरे हुए हों, इससे गुरेज ही बेहतर रहता है। आप नादरा और इसके गरीबुल वतन बेटे फर्क के लिए जो कुछ कर सकते हैं करते रहें, लेकिन इसे घर में न रखें। आपको अंदाजा नहीं कि इसकी आंखें हर लम्हे आपका पीछा करती हैं और इनमें एक ऐसी चमक होती है कि दिल हौलने लगता है। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसी औरत नहीं देखी जो खूबसूरत होने के बावजूद डराती हो। वो यहाँ नहीं रहेगी, मैंने इसे अपने बाजुओं में बेंच कर कहा। मुझे दुख इस बात का है कि तुम अपने दिल ही दिल में इन अंदेशों को परवान चढ़ाती रही और मुझे इनकी बनक तक न मिल सकी। मुझे जरा सा भी इशारा मिल गया होता तो मैं इसे घर से बेघर न करता। न जाने दुनिया में हर रोज कितने जेफ मिलर और गैरी हार्ट हजारों नादराओं को अपना आलाकार बनाते हैं। इनमें से एक और नादरा का इजाफा हो जाता तो क्या फर्क पड़ता? इसे इसके घर से निकालने की जिम्मेदारी मेरे सर आती है। अब मुझ ही को इसे किसी दूसरी छत का साया मुयस्सर करना पड़ेगा। मेरी तरफ से आप पर कोई जबर नहीं है। वो कसमसा कर मेरी मजबूत गिरफ्त से निकलते हुए बोली, इसे जब सहूलत हो वो यहाँ से चली जाए, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जब तक नादरा यहाँ मौजूद है हमें वीरा पर कड़ी नजर रखनी होगी, वरना हमें पता भी नहीं चल सकेगा इसने कब नादरा का काम तमाम कर दिया। वो हसदो रकावत के नस्वानी जज्बों में गुंदी हुई ऐसी पुरपेच सूरत हाल थी कि मैं उलझ कर रह गया। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मुझे पूरी रफ्तार से दौड़ते दौड़ते अचानक किसी ने कमांद फेंक कर जकड़ लिया हो और मेरे पैर जमीन से उखड़
उखड़ गए हों। गजाला अपनी बात पूरी करके किचन की तरफ चल दी। मैं सर झटक कर टेलीफोन के इस जंक्शन बॉक्स की तरफ बढ़ गया जहाँ से मैंने अपनी ख्वाबगाह वाली लाइन के तार अलग किए थे। मैं नादरा को अपनी ख्वाबगाह से बाहर लाए बगैर इसे फोन पर अपनी बहन से बात करने का मौका फराहम करना चाहता था, जिसके लिए तारों का दोबारा जोड़ना जरूरी था। मैं तारों को दुरुस्त करके लौटा तो गजाला अपनी ख्वाबगाह के दरवाजे के की होल से टेप हटाकर हजमी कफल खोल रही थी। चंद लम्हों के लिए हम दोनों की नजरें चार हुई। इसकी बड़ी बड़ी सहर अंगेज आंखों में सदा की वही मासूमाना शोखी और शरारत रची हुई थी जिसने पहली मुलाकात में ही मुझे अपना असीर कर लिया था। इसके चेहरे और आंखों के तासरात से ये जाहिर ही नहीं हो रहा था कि थोड़ी देर कबल हम किसी हसास और संगीन मसले पर उलझे हुए थे। मुझे गौर से अपनी तरफ मतवज्जो पाकर गजाला चिंपे हुए अंदाज में बेसाख्ता मुस्कुरा दी। नादरा को होशियार करने के लिए की होल में चाबी के घूमने की खटकेदार आवाज ही काफी थी, लेकिन गजाला ने इसके बाद भी दस्तक देनी जरूरी समझी। शायद नादरा दरवाजे पर ही मौजूद थी। इसने दस्तक होते ही अंदर से हैंडल घुमाकर दरवाजा खोल दिया। मैं तुम्हारे लिए चाय और कुछ बिस्किट वगैरह लेकर आती हूँ। गजाला ने नादरा की सूरत देखते ही पुरखुलूस लहजे में कहा, इतनी देर तुम इन से बातें करो, तुम्हें काफी देर तक कमरे में बंद रहना पड़ा है। अपनी बात मुकम्मल करके गजाला ने नादरा के जवाब का इंतजार नहीं किया और निहायत दिलरुबायाना अंदाज लहराती हुई किचन की तरफ चल दी। आपकी बीवी बहुत प्यारी है। नादरा के होंठों से सरसराती हुई रश्क अमेज आवाज उभरी। इसकी निगाहें अकब से गजाला का ताक़ुब कर रही थी। हर बार तुम गजाला की तारीफ जरूर करती हो। मैंने इसके करीब से गुजरकर अंदर दाखिल होते हुए कहा और नादरा के वजूद से फूटती हुई एक मानूस सी महकार नथनों में घुसते ही चौंक पड़ा। मैंने रुक कर गौर से नादरा की तरफ देखा और कहा, यहाँ आने तक तुम्हारे जिस्म या कपड़ों से किसी परफ्यूम की खुशबू नहीं आ रही थी, लेकिन अब तुम सर से पैर तक वाइजन की बीनी बीनी खुशबू में रची हुई हो। हाँ, वो दरवाजा बंद करके किसी नदामत के बगैर बोली। बंद कमरे की तन्हाई में मैं गजाला की ड्रेसिंग टेबल का जायजा ले रही थी। वाइजन की शीशी पर नजर पड़ी तो ख्याल आया कि अगर वही आपका पसंदीदा परफ्यूम है तो मेरे वजूद से भी इसी की खुशबू फूटनी चाहिए। मैं अंदर जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया। कमरे में एयर कंडीशनर की महोन सी गूंज के साथ खुशगवार खनकी और पॉइजन की खुशबू रची हुई थी। शायद नादरा ने काफी फराग दिली से गजाला की पसंदीदा शीशी पर हाथ साफ किया था। परफ्यूम की खुशबू बहुत जल्द उड़ जाती है। असल खुशबू वजूद की होती है जो हमेशा बरकरार रहती है और बाद औकात मसनूई खुशबू पर भी गालब आ जाती है। मैंने तीखे लहजे में नादरा को एक नागुफ्ता बात समझानी चाहिए। कभी कभी आपकी बातें बहुत दिलचस्प और शायराना हो जाती हैं। वो मेरे सामने वाली कुर्सी संभाल कर मेरी तरफ झुकते हुए बोली, शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि वाइजन की खुशबू के मुकाबले में मेरे अपने बदन की खुशबू ज्यादा बेहतर और पायदार है। वाइजन गजाला के वजूद से मिलकर एक अनोखी और मशहूर को खुशबू देता है। मैंने जरा बेरहमाना अंदाज में अपनी बात की वजाहत कर डाली। तुम गजाला नहीं हो, तुम्हारा वजूद मेरे लिए अजनबी है, लिहाजा मुझे सिर्फ वाइजन की खुशबू ने चौंकाया था। खुशबुओं के रिश्ते बहुत अजीब होते हैं। मसनूई खुशबू मसनूई सहारों की तरह बहुत जल्द साथ छोड़ देती है। जैसे आज नागजीर हालात के तहत बशीर तुम्हें छोड़कर गाँव चला गया। कुदरती और फितरी खुशबू सदाबहार होती है, जिंदगी भर के बंधन की तरह। जैसे गनी तुमसे बहुत दूर होने के बावजूद भी आज तुम्हारा शोहर है। गनी के सजायाब होने के बाद आज मैंने अपनी जिंदगी के कुछ बेहतरीन लम्हे गुजारे हैं। वो कुर्सी की पुश्तगाह से टेक लगाकर मखमूर लहजे में बोली, आपकी जात बहुत भरपूर है। मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे आप मेरी तरफ आने वाली हर मुसीबत को अपनी ठोकर से दूर उछाल देंगे। तहफ़्फ़ुज़ और आफियत का ये एहसास बहुत कम मर्दों के साथ मिलता है। बशीर मेरा बहुत वफादार मुलाजम था। मेरे पसीने पर अपना खून बहाने के लिए तैयार रहता था, लेकिन इसके साथ रहकर मैं हर लम्हे अपनी सलामती के बारे में फिक्रमंद रहती थी। जब भी आपके साथ बैठने का मौका मिला मुझे याद तक नहीं रहता कि मेरी जात को कोई खतरा भी लाहक हो सकता है। मैं चंद रोज आपके साथ रही तो मेरी काया ही पलट जाएगी। मेरी और गजाला की मुश्तरका ख्वाबगाह में तन्हाई के कुछ लम्हात गुजारने के नतीजे में इसके जहन में कोई गिरा सी पड़ गई थी और वो मेरी बातों में पोशीदा रमोज तक पहुंचने की बजाय सिर्फ वही कुछ समझ रही थी जो वो समझना चाहती थी। ख्वाबगाह की फिजा में बिखरी हुई पॉइजन की खुशबू
के साथ नादरा की वो जहनी कैफियत मेरे लिए खतरनाक थी। गजाला किसी भी लम्हे चाय के साथ वहाँ आकर हमें अपने वसवसों को अमली रूप धारते देख सकती थी। मेरी मजबूरी ये थी कि मैं नादरा से बेजार होने के बावजूद इसे नाराज नहीं कर सकता था। मैंने इज़्तिरारी तौर पर एक सिगरेट सुलगाने के बाद कहा, मर्दों के बारे में तुम्हारा तजर्बा काबिले रश्क है। हमारे माशरे में बहुत कम औरतों को अपने इतने ज्यादा मर्दों के तजिए का मौका मिलता है कि वो तुम्हारी तरह कोई राय कायम कर सके। मैं एक आम सा आदमी हूँ, बेज़रर और अपनी दुनिया में मगन रहने वाला। मेरी इतनी ज्यादा तारीफें न करो कि मेरे कदम बहक जाएं। तुम 2 बरस से गनी से जुदाई की आग में धीमे धीमे सुलग रही हो। किसी बहके हुए शख्स की एक हल्की सी फौंक इन चिंगारियों को भड़का सकती है। मैं अभी से इस ख्याली आग की तपश अपने दामन पर महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए बेहतरीन और महफूज ठिकाना तुम्हारी बहन का घर है। तुम जितनी जल्दी वहाँ चली जाओ तुम्हारे हक में इतना ही बेहतर रहेगा। हाँ, मैं आज ही खालदा और हनीफ से बात करूंगी। मुझे हर हाल में इनको मनाना पड़ेगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि रहीम यार खान जाने से पहले हम दोनों किसी होटल में पनाह ले लें। मुझे आपसे बिल्कुल खौफ नहीं आ रहा। मुझे यकीन है कि आप जो कुछ करेंगे मेरे फायदे के लिए करेंगे। गनी का काम ऐसा था कि हमारे घर तरह तरह के मर्द आते थे। बाज औकात ना चाहते हुए भी मुझे इनकी मेहमानदारी करनी पड़ती थी। वो सब हीरोइन के खरीदार या बेचने वाले होते थे। मैंने इनकी आदतों सकनात को देख देख कर बहुत कुछ सीखा है। मैं आदमी के दिल की बात इसकी आंखों में पढ़ लेती हूँ। आपके बारे में मैं ये बात जान चुकी हूँ कि आपसे मेरी जात को कोई फायदा पहुँचे या न पहुँचे, नुकसान हरगिज नहीं पहुँचेगा। ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। मैंने इसकी बात काटते हुए कहा, इस वक्त खालदा से बात करनी जरूरी है। हो सकता है कि तुम्हारी बहन फौरन मुसालहत पर आमादा ना हो सके। इसे अपने शौहर से मशवरे की जरूरत हो। इन्हें इतना मौका मिलना चाहिए कि रात गहरी होने से पहले वो दोनों तुमसे फोन पर दूसरा राब्ता कर सकें। रहा किसी होटल में पनाह लेने का ख्याल, तो इस रोमान अंगेज महमजूई को अपने जहन से खुरच डालो। तुम भूल रही हो कि अब तक CIA वालों के मददगार और हमदर्द पूरे शहर में मेरी और तुम्हारी तलाश में निकल चुके होंगे। इस महफूज तरीन छत के साये से बाहर निकलते ही तुम नाकाबिले तसव्वुर दुश्वारियों में घिर जाओगी। अजीब बात है, वनीमवा आंखों से मेरी तरफ देखते हुए बोली, आप एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ बल्कि मुतजाद बातें कर रहे हैं। एक तरफ मुझे जल्द अज जल्द रहीम यार खान जाने का मशवरा दे रहे हैं और दूसरी तरफ इस फ्लैट से बाहर कदम निकालने के हौलनाक मुज़म्मरात से डरा रहे हैं। दोनों बातें अपनी अपनी जगह दुरुस्त हैं। मैंने इन लोगों को ये बावर कराने की कोशिश की है कि मैंने तुम्हें और जेफ मिलर को ताकत के बल पर अगवा कर लिया है, इसलिए तुम्हारा शहर से कुछ अरसे के लिए गायब हो जाना नागजीर हो चुका है। शहर में रहकर तुम किसी भी वक्त इन लोगों की निगाहों में आ सकती हो। शहर में तुम्हारे लिए ये फ्लैट सबसे ज्यादा महफूज है, लेकिन तुम गैर मुअय्यना मुद्दत तक यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हारे क्याम के तूल पकड़ने की सूरत में गजाला शुकूको शुबात में मुब्तला हो जाएगी। तुम खुद एक शादीशुदा औरत हो और ऐसे मामलात में एक बीवी के जज्बात को अच्छी तरह समझ सकती हो। गजाला जितनी खूबसूरत और खुश मिजाज नजर आती है, गुस्से में इसी कदर वहशी और सफाक हो जाती है। ये मुश्तिल होकर मेरी नजरों के सामने 2 पालतू बिल्लियों को फर्श पर पटक कर हलाक कर चुकी है। इसी वजह से मैंने बिल्लियां पालने का मशगला तरक कर दिया है। मैं इस वक्त से डरता हूँ जब तुम्हारे और गजाला के दरमियान तलखियां पैदा हो जाए और मुझे अपनी फितरी मजबूरियों की वजह से गजाला का साथ देना पड़े। वो मुझे चिढ़ाने वाले अंदाज में हंस पड़ी। तो सीधी सी बात कहें कि आप अपनी बीवी के डर से मुझे जल्द अज जल्द रहीम यार खान भेज देना चाहते हैं। अगर इस तरह बात वाज़ेह हो सकती है तो यही समझ लो, मैंने शिकस्त खोरदा लहजे में कहा। इसी लम्हे मैंने देखा कि करीबी गुलदान में मसनूई फूलों के दरमियान में FM माइक्रोफोन मौजूद था। यकीन नहीं आता गजाला जैसी नरमो नाजुक लड़की इतनी खूंखार हो सकती है। इसकी बेअतबारी देखते हुए मैंने फौरन ही पैंतरा बदलने का फैसला करते हुए कहा, तुम गैर जरूरी तौर पर मुझे जुबान खोलने पर मजबूर कर रही हो। गजाला का गुस्सा सिर्फ बिल्लियों तक महदूद नहीं रहा है। इसी फ्लैट में वो मेरे एक दोस्त की बीवी को बुरी तरह जदोकोब करके इसका हुलिया बिगाड़ चुकी है। इस बेचारी का कसूर सिर्फ इतना था कि इसने मुझे सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए इज़्तिरारी तौर पर अपने रवायती अंदाज में मेरे रुखसार का बोसा ले लिया था। गजाला मेहमानों की परवाह किए बगैर मुगलजात बकते हुए इस पर टूट पड़ी। नहीं डैनी साहब, इसने मुकम्मल बेयकीनी से मेरी बात उड़ा दी। आप बिला वजह इस बेचारी पर इतनी संगीन इल्जाम तराशी कर रहे हैं। ये बातें इसने सुन ली तो इसे बड़ा कलक होगा। तुम बराह रास्त गजाला से पूछ सकती हो, चाहो तो मैं मिसिज दराज को यहाँ बुला सकता हूँ। गजाला से पिटने के बाद वो अपना बिगड़ा हुआ चेहरा लेकर अपने घर जाने की बजाय यहीं इलाज मुआवजा करा रही है। ये कहते हुए मैंने तेजी से अपनी जगह छोड़ दी।
मेरी संजीदगी देखकर नादरा की आंखें हैरत से फैल गई थी। करीबी फूलदान में FM माइक देख लेने के बाद मुझे तवक्को थी कि गजाला ने मौका पाकर इसे ऑन कर दिया होगा और वो लोग महफिल के तौर पर वीरा के कमरे में बैठे हमारी सारी गुफ्तगू सुन रहे होंगे। इसी बिना पर मैंने पैंतरा बदलकर अपने एक फर्जी दोस्त की मजरूह बीवी का जिक्र छेड़ा था। मेरे तेवर देखकर नादरा ने मेरे पीछे आने की हिम्मत नहीं की थी। मैंने वीरा के कमरे का दरवाजा खोलकर ऊंची आवाज में कहा, मिसेस जॉर्ज जरा बाहर आओ, मेरी एक मेहमान तुमसे मिलना चाहती है। इस वक्त इन तीनों के चेहरों पर फातहाना मुस्कुराहट थी। नादरा की बेतौल गुफ्तगू ने इन लोगों के क़यासात पर तस्दीक की मोहर सब्त कर दी थी। ये क्या मुसीबत खड़ी कर दी तुमने? वीरा मेरे करीब आकर धीमी आवाज में गुर्राई। गले के ढोल से निजात के लिए ये ड्रामा जरूरी हो गया था, मैंने आहिस्तगी से कहा। नादरा ने खड़े होकर वीरा का इस्तकबाल किया। वीरा के मुतवरम चेहरे के नील और खराशें देखकर इसकी आंखें भरते हैरत से पेशानी पर जा चढ़ी थी। मैं ख्वाबगाह का दरवाजा बंद करके इन दोनों के करीब जा पहुंचा तो नादरा बौखलाए हुए अंदाज में वीरा की मिजाज पुरसी कर रही थी और वीरा किसी नई नवेली दुल्हन की तरह उदासी से सर झुकाए खड़ी थी। मिसेस जॉर्ज जरा नादरा को बताओगे तुम्हें किसने इस हाल को पहुंचाया है? मैंने कहा। ओ गॉड! वीरा ने अपने कानों को हाथ लगाकर हल्की सी झुरझुरी ली। मेरा चेहरा इतनी बुरी तरह मसक न हुआ होता तो जॉर्ज एक लम्हे के लिए भी मुझे यहाँ नहीं छोड़ता। तुम्हारी बीवी मुस्कुराती है तो मुझे यूं लगता है जैसे कोई भेड़िया अपने शिकार को बेबस देखकर दांत चमका रहा हो। इस जाहल औरत को ये तक मालूम नहीं कि मगरब में मोहब्बत का बोसा होंठों पर और तहनीती बोसे रुखसार पर लिए जाते हैं जिनमें जिन्स का दूर दूर तक शहबत नहीं होता। इसने इतनी सी बात पर मुश्तिल होकर मुझे उधेड़ डाला। लेकिन नादरा को इन सब बातों से क्या दिलचस्पी है? ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैंने राजदाराना लहजे में वीरा को बताया तो नादरा की फटी फटी आंखों में एक अनोखी सी चमक कौंध गई। मैंने बात जारी रखी, ये मेरी बीवी को बेजरर समझकर एक दो रातें यहीं बसर करना चाह रही है। इसे बताओगे ऐसा होना किस हद तक मुमकिन है? वीरा ने नफी में सर हिलाते हुए मायूसी से कहा। इसे शुबा भी हो गया कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो ये बेचारी सूरज की रोशनी देखने के लिए जिंदा नहीं रह सकेगी। मेरी मानो तो गजाला का माथा ठनकने से पहले नादरा को यहाँ से रवाना कर दो। इस वक्त वो जुनून की सी हालत में है, शायद इसे नादरा पर शुबा हो गया है और अब वो तुमको तनहा छोड़कर चोरी छुपे अंदर की सोन गिन लेने की कोशिश कर रही है। नादरा दोनों हाथों से अपना सर थाम कर कुर्सी पर बैठती चली गई। वीरा की जाहिरी हालत खासी अबतर थी, इसलिए वो आराम करने का बहाना करके फौरन ही वापस चली गई। इसकी दहशतनाक कहानी ने नादरा को इस कदर बदहवास कर दिया था कि वो वीरा को अलविदा कहना तक भूल गई। अब बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? मैंने नादरा के सामने बैठकर पूछा। इरादा? इसने वहशतज़दा निगाहों से मेरी तरफ देखकर दोहराया। मेरा बस चले तो मैं अभी और इसी वक्त यहाँ से निकलकर रहीम यार खान की तरफ चल दूं। मेरे लिए ये तस्वर ही सुहाने रूह है कि मैं एक नीम वहशी औरत के मकान में पनाह गुज़ी हूँ। मैं एक मिनट भी सुकून से यहाँ नहीं रह सकती। मुझे हैरत है आप इसे किस तरह बर्दाश्त करते होंगे। मेरे साथ वो किसी सदाई हुई शेरनी की सी अतात का मुजाहरा करती है। इसने कुछ न समझने वाले अंदाज में अपने सर को झटका और फोन उठाकर गोद में रख लिया। मैंने इसे समझाया कि वो अपने होशो आवाज बहाल करने के बाद अपनी बहन को फोन करे, लेकिन वो वीरा की पुर दर्द कहानी सुन लेने के बाद एक सेकंड भी जाया करने पर आमादा नहीं थी। वो फैसला कर चुकी थी कि अगर इसकी बहन पिछले इख्तलाफत बुलाकर इसे अपने घर में खुश आमदीद कहने पर रजामंद हो गई तो वो बुरका में रात की किसी भी ट्रेन से रवाना होकर मुंह अंधेरे रहीम यार खान पहुंच जाएगी। पहले वो फ्लैट की दहलीज से बाहर कदम रखने पर आमादा नहीं थी। जोशे आवारगी में मेरी हर तजवीज में खामियां निकाल रही थी। सर पर मुसीबत सवार होते ही इसने अपने तहफ़्फ़ुज़ का हर तरीका खुद ही सोच लिया था। मैं हैरान था, इसे दुश्मनों की निगाह से पोशीदा रखने के लिए बुरका में निकाल ले जाने का ख्याल मुझे क्यों नहीं आया था। वो वक्फे वक्फे से रहीम यार खान का मतलूबा नंबर मिलाने की कोशिश करती रही और मैं इसके बारे में सोचता रहा। इसका शौहर ऊंचे दर्जे का एक हीरोइन फरोश था। इसे हीरोइन की बारी नफा अंदोजी से मुतारफ कराने वाले शी का मुकामी शराजा मुद्दतों पहले बखेर दिया गया था, मगर गनी के मुंह को बिला मुशक्कत आमदनी का जो खून लग गया था वो नहीं छूट सका। शी की तबाही के बाद भी वो इसी कारोबार से चिमटा रहा। पैसे की हवस में वो इस हद तक गिर गया कि अपनी बीवी से अपने मुलाकातियों की मेजबानी कराने लगा। मुझे पूरा यकीन था कि नादरा की कहानी का वो हिस्सा इतना सादा और बेदाग नहीं रहा होगा कि इसका तज़किरा चंद सत्रों में समेटा जा सके। एक हीरोइन फरोश शराबी की तरह तुरादार बीवी जब बहके हुए बदगमाश लोगों के दरमियान शमा महफिल बनती है तो इस महफिल के हर लम्हे से एक नई दाग दाग कहानी जन्म लेती है। नादरा
ने अपने बेजमीर शौहर की मर्जी या चश्म पोशी से न जाने कितनों के पैरहन तार तार किए थे और कितनी बार खुद जबर के लम्हों से दो चार हुई थी। इसी बेहिसाब आमदनी और आजादी का गंदा समर था कि नादरा ने दियारे गैर में अपने शौहर के सजायाब होने के बाद इसके खानदानी मुलाजम बशीर के साथ जिस्मो जान के वो रिश्ते इस्तवार कर लिए थे जिन्हें तहजीबो इफ़्फ़त के मुंह पर तमांचा कहा जा सकता था। नादरा ने मेरे साथ सुपुर्दगी का जो वालहाना अंदाज इख्तियार किया था वो इस मैदान में इसके तजर्बे की दलील था। वो तजर्बा इसने अपने शौहर की निगरानी में हासिल किया था। नादरा के इस रूप को अपनी ख्वाबगाह की खलवत में देख लेने के बाद मुझे यकीन हो गया था कि मैंने इस और बशीर के बारे में जो कुछ सोचा था दुरुस्त ही था। इस अमर में कोई शुबा नहीं था कि नादरा ने जेफ मिलर को फंसवाने में कलीदी किरदार अदा किया था और मैं रास अलमेडा का बढ़ता हुआ शहर तोड़ने में कामयाब हो गया था। लेकिन इस आखिरी तजिए में मुझे नादरा और इसके असीर शौहर से काबिल बयान कराहत महसूस होने लगी। वो दोनों ही मशरकी माशरत पर एक बदनुमा दाग थे। गनी बरतानिया में सजायाब होकर मकाफाते अमल से गुजर रहा था। दिल अवेज और हवस खेज नादरा हालात के गर्दाब में फंस कर बेकार हो चुकी थी। शायद ये भी कुदरत का कोई खुदकार बंदोबस्त था कि इन दोनों का मासूम बेटा इस अजाब से बचकर अमेरिका में जेरे तालीम था। नादरा से मुलाकात होने पर मैंने इसके बच्चे को हिफाजत के साथ पाकिस्तान लाने के बारे में बहुत कुछ सोचा था, लेकिन अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि वो जहां था वहीं बेहतर था। बाप के जुराइम और माँ की बेरारवी की कहानियां सुन सुनकर खून के आंसू रोने से कहीं बेहतर था कि वो मुल्क से हजारों मील दूर रहकर अपनी राह का खुद ही इंतखाब कर ले। गैरी आर्ट, जेफ मिलर और रास अलमेडा की कहानी में नादरा अपना मुख्तसर मगर अहम तरीन किरदार अदा कर चुकी थी। चंद हफ्तों या महीनों की रिपोशी के बाद वो आसानी के साथ मंजरे आम पर आकर मेरे जुल्म और अपनी मजलूमियत की कहानी सुनाती तो मेरे हरीफों में से कोई भी इसे छेड़ने की जरूरत महसूस न करता और वो हमेशा के लिए इनके दबाव से आजाद हो जाती। इस एतबार से वहां तक मेरा और नादरा का हिसाब साफ था। इसे फ्लैट से निकाल देने के बाद मुझे इससे राब्ता रखने की कोई जरूरत नहीं थी। मेरे और इसके दरमियान किराएदार और माल का मकान का एक मौहूम सा तल्लक बाकी रह जाता, जैसे हर माह किराए की रकम अदा करके निभाया जा सकता था। नादरा के स्टेट एजेंट की मेहरबानी से या फिर इस इलाके में मुरवज तरीकाकार की वजह से मैं इस पाबंदी से भी आजाद था। मैंने ज़र जमानत के साथ मुआदे की पूरी मुद्दत का किराया पेशगी अदा कर दिया था और इस मुद्दत में हम लोग किसी भी वक्त फ्लैट को मुकम्मल करके खामोशी से अपना ठिकाना तब्दील कर सकते थे। शायद इस रात कराची और रहीम यार खान के दरमियान टेलीफोन लाइनों पर बहुत ज्यादा दबाव था। नादरा मुसलसल नंबर मिलाने की नाकाम कोशिशें करती रही। इसी दौरान में गजाला हम दोनों के लिए एक ट्रे में चाय के साथ कुछ बिस्किट और समोसे वगैरह ले आई। इसके आते ही नादरा का खून खुश्क हो गया और चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो मुसलसल गजाला की तरफ देखे जा रही थी, लेकिन जब गजाला ने ट्रे रखने के बाद इसकी तरफ देखा तो इसने सटपटा कर नजरें चुरा ली। वो बाहर एक दीवार को तकने लगी, लेकिन कुन आंखियों से गजाला की तरफ भी देख रही थी। तुम चाहो तो मैं चाय की प्यालियां बना दूं? गजाला ने जबरदस्ती नादरा को मुखातिब किया। FM माइक्रोफोन के कमाल की वजह से वो पूरी सूरत हाल से बाखबर थी। न न न हम न नहीं, नादरा हड़बड़ाकर बमुश्किल एक लफ्ज अदा कर सकी, फिर हकलाते हुए बोली मैं खुद चाय खुद ही बना ली। इतना कहकर वो बेबसी से मेरी तरफ देखने लगी। तुम जाओ, हम जरा कुछ अहम बातें कर रहे हैं, मैंने गजाला को देखकर कहा। ऐसी कौन सी बातें हैं जो मेरी मौजूदगी में नहीं हो सकती? गजाला ने खुश्क लहजे में पूछा। आप दोनों बहुत देर से इस कमरे में बंद हैं, क्या अभी तक बातों का जखीरा खत्म नहीं हुआ? नादरा सहम कर कुर्सी में सिमट गई। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।